विद्यार्थियों को सुबह का नमस्कार। रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 12वीं क्लास की केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे और 12वीं क्लास की केमिस्ट्री के अंदर हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। उसके बाद में इसके अंदर हमने देखा था वेग के आधार पर जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। उसके अंदर हमने देखा था कि वेग के आधार पर जो अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार की पाई जाती है। अति तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। इन तीनों प्रकार की अभिक्रियाओं के हमने एग्जाम्पल की भी बात की थी। इसके बाद में हमने टॉपिक्स की बात की थी। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और रासायनिक अभिक्रिया का वेग के अंदर हमने बात की थी सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ बनाया था, और वेग और समय के मध्य भी हमने ग्राफ देखा था। दोनों ग्राफ से हमारे को ये स्पष्ट हो रहा था वहाँ पर कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की सांद्रता के अंदर कमी आती जाती है, प्रोडक्ट की सांद्रता के अंदर वृद्धि होती रहती है। उसके बाद में ग्राफ सेकंड से हमारे को ये स्पष्ट हो रहा था कि प्रारंभ के अंदर जो अभिक्रिया का वेग होता है तीव्र गति के साथ में बढ़ता है, उसके बाद में अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे कम होता जाता है। ये हमने देखा था अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के वेग के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की थी और दोनों ग्राफ जो थे उन दोनों को हमने दोनों आरेख बना के उनको स्पष्ट रूप से देखा था। आज हमारा टॉपिक चलेगा जो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो वेग होते हैं उनकी हम बात करेंगे। अभिक्रिया के वेग के हम प्रकार की बात करेंगे। अभिक्रिया के वेग के प्रकार टॉपिक है अभिक्रिया के वेग के प्रकार। हमारा टॉपिक है अभिक्रिया के वेग के प्रकार। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जानते हो जो विद्यार्थी जीवन होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कहीं भी पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो जीवन होता है वो विद्यार्थी जीवन होता है। और विद्यार्थी जीवन के अंदर छोटी छोटी जो आदतें होती है बहुत ज़्यादा फर्क पैदा कर देती है। इसलिए हमारे को छोटी छोटी आदत होती है उनके अंदर सुधार करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो जीवन होता है जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क पैदा नहीं हो, हम हमारे जीवन को सुधार सकें। ठीक है, देखिए और यदि हम बात करें विद्यार्थी जीवन के अंदर मेहनत हमारे को इतनी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब ये कहें कि मेहनत इतनी करनी चाहिए कि किस्मत भी बोल दे कि ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। मतलब किस्मत को ऐसे, मतलब किस्मत हमारी बोल उठे कि हम जब मेहनत करें तो इतनी मेहनत करें कि हमारी किस्मत बोल उठे कि ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे को मेहनत करनी चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है अभिक्रिया के वेग के प्रकार। सामान्यतः अभिक्रिया का वेग होता है वो 3 प्रकार का होता है। अभिक्रिया का वेग होता है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है औसत वेग, नंबर 2 होता है तात्क्षणिक वेग। नंबर 1 औसत वेग, नंबर 2 तात्क्षणिक वेग, और नंबर 3 होता है प्रारंभिक वेग। नंबर 3 प्रारंभिक वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। सबसे पहले हम बात करेंगे औसत वेग की। नंबर 1 की हम बात करेंगे औसत वेग।
औसत वेग की हम बात करेंगे। देखिए, यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, कोई भी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के अंदर निश्चित समय अंतराल के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया के अंदर निश्चित समय अंतराल के अंदर सांद्रता के अंदर जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। जैसे हम समझे ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट्स के से क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ सांद्रता पाई जाएगी, यहाँ पर किसकी सांद्रता पाई जाएगी, प्रोडक्ट की सांद्रता पाई जाएगी। तो रिएक्टेंट की सांद्रता किसमें कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट की सांद्रता के अंदर। तो हम एक समय निश्चित करेंगे, इतने समय के अंदर इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो उसके दौरान जो अभिक्रिया का वेग आएगा निकल के, उस वेग को ही हम क्या करेंगे, औसत वेग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित समय अंतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका औसत वेग कहते हैं। अर्थात इसके अंदर हम ये देख सकते हैं, कोई भी औसत वेग होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसका हम औसत वेग की बात करें, औसत वेग को हम आर एवरेज से डिनोटेट करते हैं। आर फॉर रेट, वेग, और एवरेज मतलब औसत, आर एवरेज या औसत वेग। औसत वेग बराबर हम ये कह सकते हैं, क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, या फिर उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, औसत वेग बराबर क्रियाकारकों या अभिकारकों। देखिए, हमने ये देखा था, ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट, और ये क्या था, प्रोडक्ट। तो जैसे अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसके दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर क्या आती है, कमी आती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उसके दौरान यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर कमी आ रही है, तो इस कमी को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर वृद्धि हो रही है, तो इसके जो इसको जो प्रोडक्ट होता है, इसकी कंसंट्रेशन के अंदर वृद्धि हो रही है, तो इसको हम पॉजिटिव मीन्स प्लस साइन से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, औसत वेग आर एवरेज बराबर माइनस अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में
लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। औसत वेग बराबर क्या है? अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। या फिर हम उत्पादों के लिए हम ये लिख सकते हैं औसत वेग बराबर आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर औसत वेग आर एवरेज बराबर प्लस उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, हमने ये देखा है औसत वेग रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन काम में लिया है। नेगेटिव साइन क्यों काम में लिया है? क्योंकि जब कोई भी अभिक्रिया पाई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर लगातार क्या होती रहती है? कमी होती रहती है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर लगातार क्या होती रहती है? वृद्धि। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर लगातार कमी होती रहती है, तो उसके लिए हमने कौन सा साइन काम में लिया है? नेगेटिव साइन काम में लिया है। और प्रोडक्ट औसत वेग, यदि हम उत्पादों की हम बात करें तो औसत वेग उत्पादों के लिए पॉजिटिव साइन हमने काम में लिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा साइन काम में लिया है? पॉजिटिव साइन काम में लिया है। अर्थात हम इसको ये कह सकते हैं कि यहाँ जो नेगेटिव साइन होता है वो क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी को दर्शाता है, और पॉजिटिव साइन होता है वो उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। हम ये कह सकते हैं इसके अंदर यहां नेगेटिव साइन या ऋणात्मक चिन्ह अभिकारकों की सांद्रता में कमी को दर्शाता है, तथा पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव चिन्ह उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। वृद्धि को दर्शाता है। देखिए, यदि हम बात करें कोई भी रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये क्या है? अभिकारक या क्रियाकारक है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? उत्पाद के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रारंभ में यदि हम सांद्रता की बात करें, प्रारंभ में सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता, यदि हम प्रारंभिक सांद्रता की बात करते तो रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता यहां पर बात करें तो ये होती है 1.0। माना कि कितनी है? 1.0। मीन्स जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हम ये देखें कि रिएक्टेंट जब अभिक्रिया शुरू नहीं होती है उससे पहले
जो कंसंट्रेशन होती है वो केवल व केवल किसके पास में पाई जाती है, रिएक्टेंट के पास में ही पाई जाती है, प्रोडक्ट के पास में कंसंट्रेशन नहीं होती है, क्योंकि जब अभिक्रिया होगी नहीं तो प्रोडक्ट के अंदर कंसंट्रेशन नहीं आएगी, मीन्स प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो कंसंट्रेशन होती है वो किसके पास में पाई जाती है, प्रारंभ में केवल व केवल रिएक्टेंट क्रियाकारकों के पास में ही पाई जाती है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है, शून्य होती है, मीन्स कितनी पाई जा रही है, शून्य, इसकी क्या पाई जा रही है, कंसंट्रेशन पाई जा रही है। लेकिन यदि हम T1 समय पर बात करें तो T1 समय पर यदि हम बात करें, T1 समय पर यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें तो T1 समय पर माना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0.6 रहती है, कितनी रहती है, 0.6। तो अब ये इसके पास में, रिएक्टेंट के पास में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.6 बच जाती है, तो और कंसंट्रेशन कहाँ गई, अर्थात यहाँ पर जो और कंसंट्रेशन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट के अंदर कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर T1 समय मीन्स अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया के दौरान कुछ ना कुछ समय लग रहा है, T1 समय लग रहा है, और जब ये T1 समय लग रहा है तो T1 समय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.6 बचती है, तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.4 रहेगी, मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.4। यदि हम T2 समय की बात करें तो T2 समय पर कंसंट्रेशन की बात करें, माना कि T2 समय पर कंसंट्रेशन अब रिएक्टेंट की कितनी रह जाती है, शून्य रह जाती है, 0 इसकी क्या बचती है, कंसंट्रेशन बचती है। तो अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1.0। मीन्स जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, कितने समय में, T2 समय में। मीन्स जो क्रियाकारक था वो परिपूर्ण रूप से किसके अंदर बदल चुका है, उत्पाद के अंदर बदल चुका है।